हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग घटना चक्र करंट अफेयर दृष्टि के 2024 वाली जो मैगजीन है उसमें जो पिछले एक वर्ष के एग्रीकल्चर से रिलेटेड करंट अफेयर्स दिए हुए हैं उन सारे करंट अफेयर्स को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला इसमें दिया हुआ है, इसमें कह रहा है मूलभूत पशुपालन सांख्यिकी 2023। मतलब जो ये रिपोर्ट है जिसका नाम है मूलभूत पशुपालन सांख्यिकी 2023, इस रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है कि जो पशुओं से उत्पाद निकलते हैं, चाहे वो दूध हो, चाहे मांस हो या अंडे हों, इनके उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे रहा है, दूसरे पे कौन रहा है, तीसरे पे कौन रहा है और सबसे ज़्यादा उत्पाद किस राज्य में उत्पादित हुआ है और कितना अनुमान है उत्पादन होने का। तो मतलब इसके संबंधित जितने भी इसमें फैक्ट दिए हुए हैं इस रिपोर्ट में ये बताया गया है। तो आइए हम लोग ये रिपोर्ट को देख लेते हैं। तो देखिए इसमें पहला बताया गया है दुग्ध उत्पादन के बारे में। तो देखिए दुग्ध उत्पादन के बारे में ये बताया गया है कि 2022 से 23 के दौरान देश में कुल दुग्ध उत्पादन 230.58 मिलियन टन रहा। तो ये डेटा याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इतना टन रहा है जो दूध का उत्पादन रहा है। इसके अतिरिक्त देखिए जो FAO है इसके अनुसार बताया गया है कि कुल दुग्ध उत्पादन में भारत विश्व में पहले स्थान पर है। तो ये भी डेटा याद रखिएगा, दूध के उत्पादन में भारत किस स्थान पे है, तो पहले स्थान पर भारत है। इसी में अगला पॉइंट दिया हो, देखिए इसमें कह रहा है विगत वर्ष 2021-22 की तुलना में जो कुल दुग्ध उत्पादन है उसमें 3.83% की वृद्धि भी दर्ज की गई है। मतलब जो पिछला वर्ष था उसकी तुलना में 3.83% की वृद्धि दर्ज की गई है। किसमें? दुग्ध उत्पादन में। अगला इसी में देखिए, इसी में कह रहा है वर्ष 2022-23 के दौरान देश में दुग्ध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता जो है वो है 559 ग्राम प्रतिदिन रही है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। कितनी है दुग्ध की उपलब्धता? तो ये है 459 ग्राम प्रतिदिन। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब देखिए अगला पॉइंट इसी में क्या दिया हो, तो देखिए अगले में कह रहा है वर्ष 2022-23 के दौरान जो दुग्ध उत्पादक 5 राज्य हैं उनका हम लोग क्रम देख लेते हैं। तो देखिए जो सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन हुआ है वो उत्तर प्रदेश में हुआ है। कुल दूध का देखिए 15.72% यहाँ पे उत्पादन हुआ है। उसके बाद दूसरे स्थान पर है राजस्थान, जहाँ पे 14.44% हुआ है। मध्य प्रदेश देखिए यहाँ पे 8.73%। उसके बाद गुजरात है, यहाँ पे 7.49%। उसके बाद 5वें स्थान पर है आंध्र प्रदेश, यहाँ पे उत्पादन हुआ है 6.70%। तो ये थे जो दुग्ध उत्पादन करने वाले 5 राज्य थे, उसको हम लोगों ने सीक्वेंस देख लिया। अब देखिए इसी में अगला पॉइंट ये कह रहा है कि वर्ष 2022-23 के दौरान देश में दुग्ध उत्पादन में बिहार का योगदान जो रहा है वो 5.42% रहा है। इसके अतिरिक्त देखिए अगला पॉइंट इसमें कह रहा है वर्ष 2022-23 के दौरान देश में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता के संदर्भ में 5 राज्य दिए हुए हैं। तो देखिए हम लोग देख लेते हैं कि दूध की जो उपलब्धता है उनमें प्रथम 5 राज्य कौन कौन से हैं। तो देखिए प्रथम में पहले स्थान पर इसमें रहा है पंजाब, यहाँ पे उपलब्धता रही है 1283 ग्राम प्रतिदिन, मतलब दूध की उपलब्धता रही है जो कि सबसे ज़्यादा है। दूसरे स्थान पर रहा है राजस्थान, यहाँ पे रही 1138 ग्राम प्रतिदिन। हरियाणा तीसरे स्थान पर, यहाँ पे रहा 1098 ग्राम प्रतिदिन। उसके बाद है चौथे स्थान पर आंध्र प्रदेश, यहाँ पे उपलब्धता रही है 799 ग्राम प्रतिदिन। उसके बाद 5वें स्थान पर आता है गुजरात, जहाँ पे रही है उपलब्धता 670 ग्राम प्रतिदिन। तो ये हम लोगों ने जो 5 उपलब्धता वाले राज्य थे उसको हम लोगों ने देख लिया। अब देख लेते हैं अगला क्या दिया हुआ है। तो देखिए अगले में कह रहा है, अगला पॉइंट है अब है अंडा उत्पादन से संबंधित। तो देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। तो देखिए इसमें कह रहा है कि वर्ष 2022-23 के संदर्भ में देश में कुल अंडा उत्पादन 138.38 बिलियन रहा है। तो ध्यान दीजिएगा कितना रहा है, 138.38 बिलियन। इसके अतिरिक्त देखिए जो FAO है उसके अनुसार बताया गया है कि कुल अंडा उत्पादन के संदर्भ में विश्व में भारत का अगर हम लोग स्थान देखते हैं तो वो है तीसरा। मतलब भारत का विश्व में अगर स्थान देखा जाए अंडे के उत्पादन के मामले में तो इसमें ये तीसरे स्थान पर रहा है। इसके अतिरिक्त देखिए अगला पॉइंट इसी में कह रहा है विगत वर्ष, मतलब इसके पिछले वर्ष जो 21-22 था उसकी तुलना में कह रहा है देश में अंडा उत्पादन में 6.77% की वृद्धि दर्ज की गई है। मतलब जो अंडा का उत्पादन है, अंडे का उत्पादन, उसमें वृद्धि दर्ज की गई है और वो है 6.77%। अब अगला देख लेते हैं। देखिए अगले में कह रहा है इसमें कह रहा है वर्ष 2022-23 में देश में अंडा उत्पादक शीर्ष 5 राज्य कौन से हैं, ये देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे ज़्यादा अंडा उत्पादन हुआ है वो हुआ है आंध्र प्रदेश में। इसका अगर देश में हम लोग पार्टिसिपेशन देखें तो ये रहा है 20.13%। उसके बाद दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है, जहाँ पे 15.58% हुआ है उत्पादन। तीसरे स्थान पर तेलंगाना है, चौथे स्थान पर पश्चिम बंगाल है और 5वें पर कर्नाटका है। तो ये जो अंडा उत्पादन करने वाले 5 राज्य थे उसको हम लोगों ने देखा। इसके अतिरिक्त देखिए इसमें ये कह रहा है वर्ष 2022-23 के दौरान देश में अंडा उत्पादन में उत्तर प्रदेश एवं बिहार का योगदान क्रमशः
3.29% और 2.37% रहा है। मतलब उत्तर प्रदेश का अगर योगदान देखें तो 3.29% रहा है, बिहार का योगदान रहा है 2.37%। अब अगला देख लेते हैं, जो मांस का उत्पादन रहा है उससे रिलेटेड जो फैक्ट दिए उनको देखते हैं। तो देखिए इसमें पहला पॉइंट कह रहा है, वर्ष 2022-23 में देश में कुल मांस जो था वो उत्पादित हुआ है 9.77 मिलियन टन, तथा प्रति व्यक्ति अगर हम लोग उपलब्धता देखी जाए 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि ये प्रति व्यक्ति उपलब्धता रही है 7.10 किग्रा प्रतिवर्ष। मतलब 7.10 जो किलोग्राम है वो प्रतिवर्ष मांस की उपलब्धता रही है। अगला इसी में कह रहा है पॉइंट, देखिए इसमें कह रहा है FAO के अनुसार बताया गया है कि कुल मांस उत्पादन के संदर्भ में भारत विश्व में 8वें स्थान पर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा, भारत जो है वो 8वें स्थान पर है मांस के उत्पादन में। अगला देखिए अगले पॉइंट में कह रहा है, वर्ष 2022-23 में देश में मांस उत्पादक 5 राज्य कौन कौन से हैं, देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पहले स्थान पर रहा है उत्तर प्रदेश, जहाँ पे अगर टोटल का उत्पादन देखा जाए तो उसका ये रहा है 12.20%। दूसरे स्थान पर है पश्चिम बंगाल, जहाँ पे रहा है 11.93%। तीसरे स्थान पर रहा है महाराष्ट्र, जहाँ पे रहा है 11.50%। चौथे पे आंध्र प्रदेश और 5वें पे तेलंगाना रहा है। अब ऊन से संबंधित उत्पाद जो है उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट दिए उनको देख लेते हैं। तो देखिए इसमें पहला पॉइंट कह रहा है, वर्ष 2022-23 में देश में कुल ऊन जो उत्पादन था वो 33.61 मिलियन किलोग्राम है। तो ये इतना ऊन का उत्पादन हुआ है। अगर कह रहे हैं विगत वर्ष जो इसका पहला वर्ष था उसकी तुलना में ऊन उत्पादन में 2.10% की वृद्धि दर्ज की गई है। मतलब जो ऊन का उत्पादन था उसमें 2.12% की वृद्धि दर्ज की गई है पिछले वर्ष की तुलना में। अगला देखिए अगले पॉइंट में कह रहा है, वर्ष 2022-23 में देश में ऊन उत्पादक शीर्ष 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो उनको देख लेते हैं। तो पहले स्थान पर है राजस्थान। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा ऊन का उत्पादन होता है। वो कितना होता है, तो वो होता है 47.98%। मतलब जो टोटल ऊन उत्पादन होता है उसका 47.98% तो सिर्फ राजस्थान में होता है। इसके बाद होता है जम्मू कश्मीर में, जहाँ पे होता है 22.55%। थर्ड स्थान पे है गुजरात, जहाँ पे होता है 6.01%। फोर्थ स्थान पे है महाराष्ट्र और फिफ्थ स्थान पर है हिमाचल प्रदेश। तो ये जो 5 ऊन उत्पादक राज्य केंद्र शासित प्रदेश थे उसको हम लोगों ने देखा। अब अगला इसी में पॉइंट कह रहा है, वर्ष 2022-23 के दौरान ऊन उत्पादन में उत्तर प्रदेश और बिहार का स्थान देख लेते हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश का योगदान रहा है 2.44% और बिहार का योगदान रहा है 0.52%। अब अगला देखिए अगला इसी में करंट अफेयर्स ये कह रहा है, जो प्रमुख फसलें हैं उनका उत्पादन अंतिम अनुमान उनके जो दिए हुए हैं इसको हम लोग इसमें देख लेते हैं। मतलब जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हैं, मतलब जो खाद्यान्न है उनका उत्पादन कितना रहा है इसमें ये बताया गया है। तो देखिए इसमें कह रहा है 18 अक्टूबर 2023 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2022-23 के संदर्भ में प्रमुख जो फसलें हैं उनके उत्पादन के अंतिम अनुमान, जिसको हम लोग फाइनल एस्टिमेट्स कहते हैं, ये जारी किए गए हैं। तो इसके अनुसार ये बताया गया है कि देखिए जो वर्ष वो 2022-23 में था इसमें रिकॉर्ड 3,296.87 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन अनुमान है। मतलब जो इतना खाद्य उत्पादन होगा इतना अनुमान ये लगाया गया है, जो कि बताया गया है वर्ष 2021-22 के दौरान उत्पादित खाद्यान्न उत्पादन जो था 3,156.16 लाख टन, इसकी तुलना में 140.71 लाख टन ये अधिक है। मतलब जो ये उत्पादन हुआ है 22-23 में ये हुआ है 3,296.87, ये अनुमान है इतना। तो ये जो अनुमान होगा ये पिछले वर्ष की तुलना में 140.71 लाख टन ये अधिक है। तो ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब देखिए जो प्रमुख फसलें हैं उनके उत्पादन कितने रहे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। आप चाहे जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए पहला कह रहा है चावल, देखिए चावल का उत्पादन कितना रहा है, लाख टन में बात की जा रही है। तो चावल का उत्पादन हुआ है 1357.55 लाख टन। अगला देखिए अगला है गेहूँ, इसका उत्पादन देखिए तो इसका उत्पादन रहा है 1105.54 लाख टन। इसके अतिरिक्त अगला देखिए अगला क्या दिया हुआ है, तो देखिए अगले में कह रहा है, इसमें है, हाँ ये है, इसमें कह रहा है मक्के का उत्पादन देख लीजिए। तो ये है 380.85 लाख टन था, अभी हम लोगों ने देखा था पीछे, लाख टन में सब दिए हुए हैं। इसके अतिरिक्त देखिए जो पौष्टिक मोटे अनाज है उनका उत्पादन हुआ है 573.19 लाख टन। चने का उत्पादन देखिए तो 122.67 लाख टन। तूर जिसको अरहर कहते हैं इसका देखा जाए 33.12 लाख टन हुआ है इसका उत्पादन। अगला देखिए कुल दालों के अगर मामले में देखा जाए 260.58 लाख टन। कुल खाद्यान्न की बात की जाए तो 32.96, माफ़ करिएगा
3296.87 लाख टन इसका उत्पादन का अनुमान है। मूंगफली का देखा जाए तो 102.97 लाख टन। सोयाबीन का देखिए तो 149.85 लाख टन। इसके अतिरिक्त रेपसीड और सरसों देखा जाए तो इसका देखिए 126.43 लाख टन। कुल तिलहन की बात की जाए तो 413.55 लाख टन। गन्ने की बात की जाए तो ये है 4,905.33 लाख टन। कपास की बात की जाए तो ये है 336.60 लाख टन। जूट या जिसका मेस्ता कहते हैं, जूट जो मेस्ता होते हैं उनका अगर उत्पादन देखा जाए तो ये रहा है 93.92 लाख टन जो था, इसका अनुमान लगाया गया है। इसके तो ये ध्यान दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो लाख होता है जो कीड़े से निकलता है, इसका अगर देखा जाए इसका प्राइस क्या है तो ये 170 रुपये जो है, मतलब 170 किग्रा प्रति लाख, मतलब जो गांठें हैं इसकी, लाख की जो गांठें होती हैं 170 किग्रा प्रत्येक गांठ ये बिकती हुई है। मतलब 170 की जो है 170 रुपये की प्रत्येक जो एक गांठ होती है, लाख के जो मतलब कीट से जो गांठें, उनका दाम इतना है। इसके अतिरिक्त देखिए जो लाख गांठें होती हैं उसका भी इतना है 180 किग्रा प्रति ग्राम। मतलब जो इसके दो प्राइस हैं, लाख के ही जो गांठें निकलती हैं, एक तो है 170 रुपये और दूसरा है 180 रुपये प्रति किग्रा। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब देखिए अगला दिया हुआ इसमें कह रहा है बागवानी फसलों का उत्पादन द्वितीय अग्रिम अनुमान। अब इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि बागवानी फसलों के उत्पादन में कौन सा कितना योगदान किस चीज़ का रहा है और कहाँ पे किस चीज़ का कितना उत्पादन हुआ है। तो देखिए इसमें कह रहा है 18 अक्टूबर 2023 को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 22-23 हेतु विभिन्न बागवानी फसलों, जिसको हम लोग हॉर्टिकल्चर कहते हैं, इसके क्षेत्र और उत्पादन का दूसरा अग्रिम अनुमान जिसको कहते हैं वो जारी किया गया है। जारी आंकड़ों के अनुसार देखिए कुल अगर बात की जाए तो 28.12 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में 351.92 मिलियन टन बागवानी उत्पादन होने का अनुमान है। तो ये ध्यान दीजिएगा कितना अनुमान है बागवानी का, तो ये है 351.92 मिलियन टन। इतना बागवानी होने का उत्पादन लगाया गया है, जो कि कह रहा है एक रिकॉर्ड है। देखिए फलों सब्जियों में वृक्षारोपण, फसलों, फूलों तथा शहद के उत्पादन में वृद्धि का भी अनुमान लगाया गया है। इसके अतिरिक्त देखिए इसमें बताया गया है कि वर्ष 2022-23 में फलों का उत्पादन जो रहा है वो 108.34 मिलियन टन अनुमानित है, जबकि वर्ष 2021-22 में जो उत्पादन था वो 107.51 मिलियन टन था। इसके अतिरिक्त अगला पॉइंट इसी में कह रहा है वर्ष 22-23 में सब्जियों का उत्पादन देखिए तो 212.91 मिलियन टन अनुमानित है, जबकि वर्ष 21-22 में उत्पादन रहा है 209.14 मिलियन टन। अगला देखिए अगले में कह रहा है आलू का उत्पादन देख लीजिए। तो देखिए आलू के उत्पादन में कह रहा है जहां वर्ष 2021-22 में 56.18 मिलियन टन था, वहीं 2022-23 में ये लगाया गया है कि 60.64 मिलियन टन ये अनुमान लगाया गया है कि इतना उत्पादन आलू का होगा। अगला देखिए अगले में कह रहा है बागवानी जो फसलें हैं जिसको हम लोग प्लांटेशन क्रॉप्स कहते हैं, इसका उत्पादन कह रहा है कि वर्ष 2021-22 के जो हुआ था 15.76 मिलियन टन हुआ था, उससे भी बढ़कर ये 2022-23 में 16.05 मिलियन टन ये होने का अनुमान लगाया गया है, जो कि कह रहा है लगभग 1.78% की इसमें वृद्धि दर्ज की गई है। तो बेसिकली जितने भी हम लोगों ने देखा जो क्रॉप्स हैं या बागवानी हैं उन सब में उत्पादन में वृद्धि हुई है। अब अगला देख लेते हैं। अगले में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो होता है काफ़ी डायरेक्टली पूछा भी जाता है। यूपीपीसीएस जैसे एग्जामों में डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जो एमएसपी है मतलब किसी भी क्रॉप का दे देता है, गेहूँ धान ऐसे सब जो फसलें होती हैं उनका पूछ लेता है डायरेक्ट कि एमएसपी इसका कितना घोषित किया गया है। तो देखिए जो रबी की फसल होती है उसके न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किए गए हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए इसमें बताया गया है कि जो अनिवार्य सभी रबी फसलें हैं उनके न्यूनतम समर्थन मूल्य जो हैं वो घोषित किए गए हैं, और वो उनके जो न्यूनतम समर्थन मूल्य हैं वो क्या हैं उनको देख लेते हैं। तो देखिए इसमें ये बताया गया है कि मसूर के लिए देखिए 425 रुपये प्रति क्विंटल, और इसके बाद रेपसीड एवं जो सरसों हैं उनके लिए 200 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी हेतु उच्चतम वृद्धि इसमें दी गई है। मतलब अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा वृद्धि किसमें की गई है तो पहले स्थान पर है मसूर जिसमें 425 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। उसके बाद दूसरे स्थान पर रेपसीड एवं सरसों जिसमें 200 रुपये प्रति क्विंटल की सर्वाधिक वृद्धि हुई है। तो इन दो फसलों में सर्वाधिक वृद्धि हुई है एमएसपी में। अब और भी जो फसलें हैं उनका हम लोग अब न्यूनतम समर्थन मूल्य देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त देखिए इसमें कुछ अलग डेटा दिए हैं उनको भी देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग एमएसपी देखते हैं। तो देखिए कह रहा है गेहूँ के लिए अधिकतम रिटर्न की जो दर है वो 102% है। इसके बाद रेपसीड एवं सरसों के लिए 98%, दाल जो मशहूर है उसके लिए 89% है। इसके लिए देखिए जो विंड्स है जिसको हम लोग कहते हैं वेदर इन्फॉर्मेशन नेटवर्क डेटा सिस्टम, इसका उद्देश्य यह है कि किसानों को अपनी फसल के संबंध में निर्णय लेने में सशक्त बनाने हेतु मौसम
की समय और सटीक जानकारी प्रदान करना। तो ध्यान दीजिएगा, जो विंड से डायरेक्टली पूछा जा सकता है, विंड्स क्या है? तो इसका उद्देश्य ये है कि जो किसान हैं उनको अपनी फसलों के संबंध में निर्णय लेने में सक्षम बनाना। मतलब सक्षम कैसे बनाया जाएगा कि उनको हर मौसम की समय पर जानकारी दी जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग जो वो अपनी फसलें हैं उसका उत्पादन ताकि वो कर पाएँ। अब अगला देख लेते हैं, जिसमें जो न्यूनतम समर्थन मूल्य दिए हुए हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा कि किसका न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है। ये डायरेक्ट एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए इसमें पहला दिया हुआ है गेहूँ। तो देखिए जो गेहूँ का एमएसपी रहा है तो वो रहा है, पहले अगर देखा जाए 23-24 में, तो वो रहा है 2125 रुपये। अगर हम लोग विपणन वर्ष जो 2024-25 देखें जिसका अनुमान लगाया गया है, तो ये बताया गया है ये होने वाला है 2275। मतलब जो न्यूनतम समर्थन मूल्य नया वाला बताया गया है तो ये है 2275 रुपये प्रति क्विंटल। गेहूँ की ये एमएसपी बात की जा रही है, मतलब जो गेहूँ का एमएसपी है वो है 2275 रुपये प्रति क्विंटल। अगला देखिए, इसी में अगर बात की जा रही है कि उत्पादन इसकी लागत कितनी है, तो देखिए अगर उत्पादन लागत की बात की जाए तो 1128 रुपये इसकी लागत आती है। मतलब कहने का तात्पर्य है 1 कुंटल को उत्पादन करने में 1128 रुपये लगते हैं, तो सरकार ने इसके वृद्धि करके 2275 रुपये कर दी है। मतलब लगभग ये दोगुना है। मतलब जो फसल के उत्पादन में लगता है जितना मूल्य, उसका दोगुना जो है वो एमएसपी उतना किया गया है। तो ये बेसिकली आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो जो उत्पादन है उसका दोगुना एमएसपी किया गया है। इसके अतिरिक्त देखिए अगर बात की जाए कि एमएसपी में वृद्धि कितनी हुई गेहूँ में, तो 150 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। अगर देखिए लागत पर लाभ कितना मिल रहा है, तो 102% इस पर लाभ मिल रहा है। इसके अतिरिक्त दूसरे स्थान पर जौ है, तो इसका देखिए पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या था, तो ये था 1735 रुपये। जो नया वाला है वो है 1850 रुपये। और देखिए इसकी उत्पादन लागत क्या है, तो ये है 1158 रुपये। इसमें देखिए एमएसपी कितनी वृद्धि हुई थी, 115 रुपये वृद्धि हुई है। और इसका जो परसेंट लाभ होगा वो होगा 60%। अब देखिए जो चने का एमएसपी है, नया वाला देख लेते हैं, पुराने वाले से ज़्यादा कोई मतलब है नहीं। तो देखिए जो चना है उसका हम लोग अगर नया एमएसपी देखते हैं तो वो है 5440 रुपये। अगर देखा जाए कि इसमें इसकी उत्पादन लागत कितनी होती है, तो ये होती है 3400 रुपये। इसके अतिरिक्त एमएसपी में इसमें वृद्धि हुई है 105 रुपये प्रति क्विंटल। मसूर की बात की जाए तो देखिए इसका एमएसपी है 6425 रुपये। नए वाला जो एमएसपी है 24-25 के लिए जो घोषित किया गया है, जिसको हम लोग देख रहे हैं, तो मसूर का है 6425 रुपये। इसकी उत्पादन लागत होती है 3405 रुपये, मतलब दोगुना ये भी बढ़ाया गया है। और इसमें सर्वाधिक वृद्धि अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था 425 रुपये की प्रति क्विंटल इसमें वृद्धि की गई है। रेपसीड व सरसों की बात करते हैं, इसका एमएसपी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इसका देखिए एमएसपी जो है वो है 5650 रुपये प्रति क्विंटल। तो ये बात चल रही है रेपसीड एवं सरसों की। तो कितना है इसका, तो इसका है 5650 रुपये। इसकी उत्पादन लागत आती है 2855 रुपये प्रति क्विंटल हिसाब से। इस पर एमएसपी वृद्धि हुई है 200 रुपये। कुसुम जिसको सैफ्लावर कहते हैं, इसका देखिए इसका जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो 5800 रुपये प्रति क्विंटल है। इसमें देखिए वृद्धि हुई है 150 रुपये की। तो ये इतनी बातें आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से देख लीजिए। डायरेक्ट मैं बता दे रहा हूँ जितने जो है नए जो एमएसपी लागू हुए हैं नए वाले। तो देखिए गेहूं का जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य नया वाला है वो है 2275 रुपये। जौ का देखिए 1850 रुपये। चना देखिए 5440 रुपये। मसूर का देखिए है 6425 रुपये। सरसों या जिसको रेपसीड कहते हैं इसको भी देख लीजिए, तो इसका है 5650 रुपये। कुसुम जिसको सैफ्लावर कहते हैं, इसका है 5800 रुपये प्रति क्विंटल। तो इतनी एमएसपी जो फसलें दी हुई हैं इनको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब आइए अगला देख लेते हैं, तो अगले में क्या दिया हुआ है, तो देखिए अगला है कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन रबी अभियान। इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए ये जो अभियान है इसमें रबी से संबंधित जो डेटा दिए हुए हैं, रबी फसलों से संबंधित डेटा, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए इसमें कह रहा है कि 26 सितंबर 2023 को रबी अभियान 2023-24 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन सचिव कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इसका किया गया है। सम्मेलन के दौरान देखिए जो आंकड़े प्रकाशित किए गए उसके अनुसार बताया गया है कि वर्ष 2015-16 से देश में खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि की स्थिति बनी हुई। मतलब जो लगातार जो खाद्यान्न उत्पादन है उसमें लगातार वृद्धि हो रही है, ये बताया गया है। 15-16 की तुलना में 15-16 से ही जो उत्पादन है खाद्यान्न में वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके अतिरिक्त इसमें ये बताया गया है कि जो तृतीय अग्रिम अनुमान है जो 22-23 के लिए अनुमानित थे, इसके अनुसार बताया गया है देश में खाद्यान्न उत्पादन 330.5 मिलियन टन अनुमानित है। तो ये ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो खाद्यान्न है वो कितना है, 330.5 मिलियन टन ये अनुमानित है, जो कि कह रहा है वर्ष 2021-22 के दौरान जो खाद्य उत्पादन हुआ था उसकी तुलना में 14.9 मिलियन टन ये अधिक है। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये तो कम से कम डेटा याद ही रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 330.5 मिलियन टन ये अनुमानित है। अब अगला देखिए अगले पॉइंट में कह रहा है वर्ष 2022 के दौरान कुल जो दलहन और तिलहन उत्पाद हैं उनमें क्रमशः
27.5 मिलियन टन और 41 मिलियन टन इसमें अनुमान व्यक्त किया गया है। मतलब जो दलहन और तिलहन होंगे उनमें इतना अनुमान व्यक्त किया गया है। अब अगला इसी में पॉइंट कह रहा है वर्ष 2023-24 के लिए कुल जो खाद्यान्न उत्पादन है उसका राष्ट्रीय लक्ष्य क्या रखा गया है, तो 332 मिलियन टन निर्धारित किया गया है, जिसमें रबी सीजन की बात की जाए तो उसका योगदान 161.2 मिलियन टन का होगा। तो ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, मतलब जो रबी की सीजन होगी उसका योगदान इसमें होगा 161.2 मिलियन टन और टोटल अगर अनुमान रखा जाए तो वो है 332 मिलियन टन। पूरी जो खाद्यान्न फसलें होंगी उसका उत्पादन का लक्ष्य ये रखा गया है। अब अगला देखिए, अगले में कह रहा है विगत जो 3 वर्ष हैं उसमें कह रहा है सरसों का जो उत्पादन है 37% वृद्धि के साथ 91.24 लाख टन से बढ़कर 124.94 लाख टन ये उत्पादन इसका बढ़ गया है। अगर उत्पादकता की बात की जाए तो उत्पादकता जो है 7% वृद्धि के साथ 1331 किग्रा प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 1419 है उतनी किग्रा प्रति हेक्टेयर ये हो गया है। मतलब जो इसकी बात चल रही है, जो सरसों की बात की जा रही है, तो इसकी जो उत्पादकता है वो 331 किग्रा प्रति हेक्टेयर से बढ़ के 1419 किग्रा प्रति हेक्टेयर हो गई है। इसकी भी उत्पादकता बढ़ी है। अब अगला देखिए, अगले में कह रहा है रेपसीड और सरसों का जो क्षेत्रफल है वर्ष 2019-20 में कितना था ये, तो ये 68.56 लाख हेक्टेयर था, जो कि 28% वृद्धि के साथ 2022-23 में 88.06 लाख हेक्टेयर हो गया है। अब अगला देखिए, अगले में कह रहा है सम्मेलन में दलहन और जो तिलहन है इसके अगले 5 वर्षों के लिए विजन भी प्रस्तुत किए गए हैं। मतलब इसका विजन प्रस्तुत किया गया है कि दलहन और तिलहन में हमको किस प्रकार से आगे बढ़ना है। इसके अतिरिक्त देखिए, दलहन के लिए वर्ष 2025 तक 325.47 लाख टन का लक्ष्य भी हासिल करने का प्रस्ताव इसमें रखा गया है। साथ ही साथ वर्ष 2025-26 तक वार्षिक खाद्य तिलहन का घरेलू उत्पादन कितना है, ये है 362 लाख टन के वर्तमान स्तर से बढ़कर 541 लाख टन तथा खाद्य तेल जो है मतलब 85 लाख टन से बढ़ाकर इसका लक्ष्य रखा गया है 136 लाख टन। तो ये सारे अनुमान व्यक्त किए गए हैं, जिससे क्या होगा, जिससे इसमें ये कहा जा रहा है कि जिससे अगले 5 वर्षों में आयात निर्भरता को 56% से कम करके 36% तक हमको करने में मदद मिलेगी। मतलब ये जो सब उत्पादन बढ़ाए जा रहे हैं इसका बेसिकली ये उद्देश्य है कि जो हम लोग ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, बाहर से चीज़ें मंगाते हैं, इससे हमारा जो इम्पोर्ट बिल है वो ज़्यादा प्रभावित होता है, ज़्यादा हमारा पैसा बाहर चला जाता है, जिसको हमको बाहर नहीं भेजना है, अपने ही यहाँ सारी चीज़ों को उत्पादन है उनको हमको बढ़ाना है और अपनी विदेशी जो मुद्रा है जो हमारी बाहर चली जाती है उसको रोकना है। तो ये इसका उद्देश्य है। अब अगला इसी में कह रहा है कृषि पर हम लोगों ने रबी अभियान देखा था। अब देखिए कृषि पर जो राष्ट्रीय सम्मेलन है खरीफ अभियान, इसमें क्या क्या बताया गया है, तो देखिए इसमें बताया गया है कि जो किसान कल्याण मंत्री जिनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर, इनके द्वारा खरीफ अभियान 2023-24 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया गया है। किसने शुभारंभ किया है, तो नरेंद्र सिंह तोमर जी ने इसका शुभारंभ किया है। तो सम्मेलन में देखिए जो तत्कालीन केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा कृषि में भू स्थानिक डेटा, जिसको हम लोग जियो स्पैटियल डेटा इन एग्रीकल्चर कहते हैं, इसके लिए एक एकीकृत ऐप जिसका नाम होगा कृषि मैपर, ध्यान दीजिएगा, जो कृषि मैपर होगा इसका भी उद्घाटन किया गया है। इसका क्या काम है, तो इसका है जो एग्रीकल्चर में स्थानीय डेटा होते हैं उनको एकीकृत किया जाए, मतलब जो डेटा है उनको सारे एक जगह पे कलेक्ट किया जाए और उनसे रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन है वो ताकि सबको प्रोवाइड की जा सके। तो इसी के लिए बनाया गया है एक एकीकृत ऐप है, इसका नाम है कृषि मैपर। इसका भी उद्घाटन उसी दौरान किया गया है। इसके अतिरिक्त देखिए इसमें बताया गया है कि कृषि का सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हम लोग जीडीपी में कहते हैं, लगभग तो 19% का योगदान है। तो ध्यान दीजिएगा, कृषि का सकल घरेलू उत्पाद जिसको हम लोग जीडीपी कहते हैं, इसमें अगर योगदान पूछा जाए तो ये है 19% और देश की लगभग 2/3 आबादी इसी क्षेत्र पर भी निर्भर है। अब अगला देख लेते हैं, अगले में क्या दिया हुआ है, तो देखिए अगला इसी में पॉइंट कह रहा है सम्मेलन में सरकार द्वारा देश भर में 3.25 लाख से अधिक उर्वरक जो दुकानें हैं उनको प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के रूप में भी परिवर्तन करने की घोषणा की गई है। मतलब जो उर्वरक दुकानें हैं उनको प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के रूप में उसको परिवर्तित किया जाएगा। ये ऐसे केंद्र होंगे जहां किसान न केवल उर्वरक और बीज खरीद सकते हैं बल्कि मिट्टी का भी परीक्षण और खेती की जो तकनीकें हैं उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक तरह से कहेंगे कि ये रिसर्च सेंटर हो जाएगा। साथ ही साथ देखिए सम्मेलन में वर्ष 2023-24 के लिए कुल खाद्यान्न उत्पादन का अगर राष्ट्रीय हम लोग लक्ष्य देखें तो वो है 33-20 लाख टन निर्धारित किया गया है। वर्ष देखिए कह रहा है कि 23-24 के लिए दलहन उत्पादन का लक्ष्य 278.1 लाख टन की तुलना में 2.95 लाख टन तथा तिलहन उत्पादन का लक्ष्य
400 लाख टन से बढ़ाकर 440 लाख टन करने को निर्धारित किया गया है। मतलब जो सारे डेटा हैं, मतलब लक्ष्य हैं, ये सारे लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं कि मतलब हमको हर चीज़ में क्या करना है, उत्पादन में हमको वृद्धि करना है। इसके अतिरिक्त देखिए श्री अन्न का कुल उत्पादन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। देखिए कह रहा है श्री अन्न का कुल उत्पादन जो है वर्ष 2022-23 के 159.1 लाख टन से बढ़ाकर 23-24 में कितना करना है, तो 170 लाख टन करना है। तो ये इतना जो श्री अन्न है, जिसको हम लोग मोटा अन्न कहते हैं या मोटे, जिसको मिलेट्स कहते हैं, उसके उत्पादन को इतना बढ़ाना है। अब अगला देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है, लघु सिंचाई योजनाओं की छठी गणना। तो देखिए जो लघु सिंचाई होती हैं उनकी छठी गणना कराई गई है। तो छठी गणना की जब रिपोर्ट कराई गई तो इसके अकॉर्डिंग कुछ डेटा सामने निकल कर आए, उन डेटा को हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए जो ये गणना कराई गई तो इसमें पता चला कि देश में उपलब्ध 23.14 मिलियन लघु सिंचाई योजनाएं हैं। मतलब जो लघु सिंचाई परियोजनाएं हैं वो कितनी हैं, वो है 23.14 मिलियन, मतलब इतनी ये संख्या में हैं। मतलब 23.14 मिलियन लघु सिंचाई योजनाएं हैं। इनमें से अगर देखा जाए तो 21.93 मिलियन जो हैं, जिसका हम लोग कहते हैं अगर देखा जाए परसेंटेज वाइज, तो ये 94.8 जो हो जाती हैं वो योजनाएं हो जाती हैं। तो इसमें कह रहा है इतनी जो योजनाएं हैं वो भूजल, जिसको हम लोग ग्राउंड वाटर कहते हैं, इतनी योजनाएं, मतलब 94% तो सिर्फ योजनाएं जो हैं इसमें से भूजल योजनाओं में से ये सिर्फ भूजल योजनाएं हैं। मतलब जो, फिर से एक बार देख लीजिए, इसका कहने का मतलब ये है कि जो देश में टोटल कितनी है अगर जल योजनाओं की बात की जाए तो इसमें देखिए 23.14 मिलियन लघु सिंचाई योजनाएं हैं, जिनमें से कह रहा है कि 21.93 जो मिलियन योजनाएं हैं वो भूजल, जिसको हम लोग ग्राउंड वाटर कहते हैं, इस पर आधारित योजनाएं हैं। इसके अतिरिक्त जो हैं 1.21 मिलियन जो हैं 5%, 5.2%, ये सतही जल, जिसको हम लोग ग्राउंड सरफेस वाटर कहते हैं, इसकी आधारित योजनाएं हैं। तो ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। मतलब सबसे ज़्यादा अगर योजनाएं पूछी जाए, जो सिंचाई के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा योजनाएं किस क्षेत्र की हैं, तो वो हैं भूजल आधारित। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसी में और बताया गया है, इसको भी देख लेते हैं। इसमें बताया गया है अब तक क्रमशः जो संदर्भ वर्ष है, मतलब 1986 में इसको स्टार्ट किया गया था, अब तक 2014-15 की, जो 13-14 की है, ये 5 बार ये गणनाएं कराई गई हैं। मतलब इसकी स्टार्टिंग हुई थी 1986-87 में, और जो ये इस बार की हम लोग ये रिपोर्ट पढ़ रहे हैं ये इसकी 5वीं गणना है। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए, अगले में कह रहा है संदर्भ वर्ष 2017-18, ध्यान दीजिएगा। जो 5 तो गणना कराई गई थी 13-14 में ही, लेकिन जो ये 17-18 की गणना है, ये ध्यान दीजिएगा, ये 6वीं लघु सिंचाई गणना है, जिसमें बताया गया है कि इसमें हम लोगों ने जो ये सिंचाई गणना के अनुमान लगाए गए हैं, इसमें बताया गया है कि 32 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की, मतलब जो 32 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन सारी जगहों पर ये जो गणना है वो कराई गई। मतलब जो लघु सिंचाई गणना है इतनी जगहों पर ये कराई गई है। ये कौन सी है इस बार नंबर की, इस बार की ये 6वीं गणना है। स्टार्टिंग कब हुई है, तो 1986-87 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। इसके अतिरिक्त देखिए इसमें यह बताया गया है कि यह गणना केंद्र प्रायोजित योजना है। इसके तहत देखिए सिंचाई गणना के तहत इसकी की जाएगी। मतलब जो ये गणना होगी ये केंद्र प्रायोजित योजना होगी, और सिंचाई गणना के तहत इसकी जो है गणना वो की जाएगी। साथ ही बताया गया कि लघु सिंचाई योजनाओं की कुल संख्या में अगर हम लोग देखें, जो खोदे गए कुएँ होते हैं, जिसको हम लोग डगवेल कहते हैं, इनकी हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है। मतलब अगर सिंचाई परियोजनाओं की बात चल रही है तो सबसे ज़्यादा सिंचाई परियोजनाओं के क्षेत्र में जो कुएँ होते हैं उन कुओं की खुदाई सबसे ज़्यादा हुई है। इसके बाद देखिए कम गहरे ट्यूबवेल होते हैं, जिसको हम लोग शैलो ट्यूबवेल कहते हैं, ये दूसरे स्थान पर है। उसके बाद जो मध्यम ट्यूबवेल होते हैं, जिसको मीडियम ट्यूबवेल कहते हैं, ये हैं। उसके बाद गहरे ट्यूबवेल हैं, मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा में कुएँ खोदे गए हैं। उसके बाद जो कम गहरे ट्यूबवेल होते हैं, जिसको शैलो ट्यूबवेल कहते हैं, ये हैं। उसके बाद जो मीडियम ट्यूबवेल होते हैं वो हैं। उसके बाद गहरे ट्यूबवेल हैं। तो ये आप लोग इसका सीक्वेंस याद रखिएगा। देखिए कह रहा है देश में सर्वाधिक लघु सिंचाई योजनाएं कहाँ पे हैं, किस राज्य में हैं, तो वो है उत्तर प्रदेश में। टोटल योजनाओं की कितनी है, तो 17.2% ये टोटल योजनाओं की हैं। उसके बाद महाराष्ट्र में है 15.4%। उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु का स्थान आता है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। मतलब देश में सर्वाधिक अगर लघु सिंचाई योजनाओं की बात करें तो सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में। अगला देखिए, अगले में कह रहा है भूजल, जिसको हम लोग ग्राउंड वाटर योजनाएं कहते हैं। इसमें अग्रणी राज्य देखा जाए तो वो है उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरे पर मध्य प्रदेश, चौथे पर तमिलनाडु और 5वें पे है तेलंगाना। सतही जल की बात करें, जिसको सरफेस वाटर कहते हैं, इसकी योजनाओं में देखा जाए तो महाराष्ट्र पहले स्थान पर, कर्नाटक दूसरे स्थान पर, तेलंगाना तीसरे पर, उड़ीसा चौथे पर, झारखंड 5वें स्थान पर आता है। इस रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि जो 5वीं गणना थी, जिसको हम लोग 5th सेंसस कहते हैं, उसकी तुलना में जो 6वीं ये वाली है गणना, इसमें बताया कि लघु सिंचाई जो गणनाएं हैं उसके दौरान लघु सिंचाई योजनाओं में लगभग 1.42 मिलियन की वृद्धि हुई है। मतलब जो 5वीं सेंसस थी
उसकी तुलना में जो छठी सेंसस हम लोगों ने कराई हुई है, इसमें बताया गया था कि 1.42 मिलियन टन की इसमें मिलियन की वृद्धि हुई है, मतलब इतनी संख्या में इसमें वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त देखिए बताया गया है कि महाराष्ट्र जो है कुएँ खोदने, सतही प्रवाह तथा सरफेस लिफ्ट जो योजनाएँ हैं उसमें अग्रणी है। तो ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो महाराष्ट्र है वहाँ पर सबसे ज़्यादा कुएँ खोदे गए हैं, सबसे ज़्यादा उसमें सतही प्रवाह तथा जो सरफेस लिफ्ट परियोजनाएँ होती हैं उसमें ये अग्रणी राज्य है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और पंजाब क्रमशः कम गहरे ट्यूबवेल, मध्यम ट्यूबवेल और गहरे ट्यूबवेल में अग्रणी राज्य हैं। मतलब जो उत्तर प्रदेश है यह कम गहरे जो ट्यूबवेल होते हैं उनमें अग्रणी है, जो कर्नाटक है वो मध्यम जो ट्यूबवेल होते हैं उसमें अग्रणी है, और जो पंजाब है वो गहरे ट्यूबवेल में अग्रणी है। तो ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये थी सिंचाई परियोजनाओं के बारे में। अब अगला देखिए, इसमें कुछ और पॉइंट दिए हैं उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए अगला करंट अफेयर्स आ गए, इसमें जितने पॉइंट दिए थे उसको हम लोगों ने कवर किया। तो देखिए अगला है पशुधन क्षेत्र के लिए पहली क्रेडिट गारंटी योजना। तो ये क्या है, तो मतलब जैसे अगर किसी को पशु का मतलब पालन करना है तो उसको जो पैसे नहीं मिल पाते हैं या किसी कमी की वजह से उसको जो है आवश्यक फैसिलिटी नहीं मिल पाती, ताकि वो पशुओं को पालन उचित ढंग से नहीं कर पाता, तो इन्हीं को अब क्या किया जाएगा, क्रेडिट प्रदान किया जाएगा। जैसे फसलों के लिए होता है कि एक तरह से लोन प्रोवाइड किया जाता है, उसी के तरीके से ये पशुओं को पालने के लिए भी इसमें कुछ क्रेडिट प्रदान किए जाएंगे, कुछ पैसे प्रदान किए जाएंगे। तो ये स्कीम क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग ये किया जाएगा, तो इस योजना को क्या किया जाएगा, ऋण वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने तथा पशुधन क्षेत्र में लगे जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम हैं, जिसको एमएसएमईज कहते हैं, में जोखिम मुक्त ऋण के जो सुचारू प्रवाह होगा उसकी सुविधा को हेतु इसको लागू किया गया। मतलब जो ऋण होता है ताकि आसानी से जो पशुपालक हैं उनको मिल सके, तो इसी के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या क्या होगा ये भी जान लीजिए। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग बताया गया है कि इसमें जो होंगे 750 करोड़ रुपए के साथ ही क्रेडिट गारंटी फंड भी बनाया जाएगा, जिसमें क्या होगा, जिसमें अगर कोई भी पात्र व्यक्ति है या ऋणदाता है, संस्थान है, तो उसके द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग को दी जाने वाली जो ऋण सुविधाएं होंगी उसमें 25% तक की क्रेडिट गारंटी कवरेज प्रदान करेगा। मतलब जो 25% है उसमें ये क्रेडिट गारंटी प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त इसमें बताया गया है कि इसमें 750 करोड़ रुपए की निधि का भी प्रबंध नाबार्ड द्वारा किया जाएगा। मतलब जो नाबार्ड होता है उसके भी द्वारा 750 करोड़ रुपए की इसमें निधि का प्रावधान किया जाएगा। ये जो क्रेडिट गारंटी स्कीम होगी मुख्य रूप से पशुधन क्षेत्र में वंचित तथा अल्प सेवा जो क्षेत्र हैं, अल्प सेवा प्राप्त क्षेत्र हैं, उनके लिए वित्त की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से इसको स्टार्ट किया गया है। तो ये था इसके बारे में। अब हम लोग अगला देख लेते हैं। देखिए अगला है अराकू कॉफ़ी तथा काली मिर्च को जैविक प्रमाण पत्र मिले हुए हैं। ये क्या है इसको जान लीजिए। तो देखिए जो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है, वहाँ की जो गिरिजन कोऑपरेटिव कॉरपोरेशन है जिसको जीसीसी कहते हैं, उसकी प्रसिद्ध जो अराकू कॉफ़ी है, जो काली मिर्च है, मतलब जो अराकू कॉफ़ी है, काली मिर्च, ये कहाँ की है, तो यह है विशाखापत्तनम की। इसी को जैविक प्रमाण पत्र जिसको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट कहते हैं ये प्रदान किया गया है। तो इसके अब इससे क्या हो जाएगा, तो इसको देखिए एक अन्य नाम से जानते हैं, इसको भी ध्यान दीजिएगा। तो ये जो जैविक प्रमाण पत्र है इसको आधिकारिक रूप से NPOP मतलब नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। ये बात भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो देखिए इसके बारे में बताया जा रहा है कि जो गिरिजन कोऑपरेटिव कॉरपोरेशन है जिसको GCC कहते हैं, को यह जैविक दर्जा कृषि एवं प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, जिसको हम लोग एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी कहते हैं, इसके द्वारा ये प्रदान किया गया। ये जैविक प्रमाणीकरण से क्या होगा, अराकू कॉफ़ी तथा काली मिर्च को क्या करेगा, ये बाजार में बेहतर मूल्य दिलाने में ये मदद करेगा। तो ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके अतिरिक्त इसके भी बारे में जान लीजिए। देखिए जो अराकू घाटी है का मौसम काफ़ी उत्पादन के लिए विशेष रहता है। कैसे विशेष रहता है, क्योंकि देखिए इसमें बताया जा रहा है कि यहाँ की जो मिट्टी है उसमें भरपूर मात्रा में आयरन होता है, जिसकी वजह से यहाँ जो उत्पादित होने वाली कॉफ़ी होती है वो धीरे धीरे पकती है और उसमें विशेष सुगंध बनी रहती है। तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अगला देखिए अगले में क्या बताया गया है। इसमें बताया गया है कि जो आंध्र प्रदेश का विशाखापत्तनम जिला है तथा जो उड़ीसा के कोरापुट हैं जिले, उसके आसपास क्षेत्रों में कॉफ़ी की खेती के लिए आवश्यक मूलभूत भौतिक एवं जलवायु परिस्थितियाँ भी विद्यमान हैं। अगला देखिए इसमें कह रहा है जो अराकू घाटी है वहाँ की लाल लैटेराइट मिट्टी इस कॉफ़ी के पैदावार के लिए बेहतर मानी जाती है। क्यों मानी जाती है, इससे भी रिलेटेड दिया हुआ है। तो देखिए बताया गया है इस कॉफ़ी की पैदावार जो है विशेष तौर पर कार्बनिक पदार्थ युक्त जो अम्लीय मिट्टी में होती है। तो ध्यान दीजिएगा जो कॉफ़ी होती है वो अम्लीय मिट्टी में होती है, इसकी वजह से पौधे में जो पोटेशियम है खूब मिलता है, जबकि इसमें फास्फोरस कम होता है। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब देखिए हम लोगों ने रबी की जो MSP था, मतलब जो न्यूनतम समर्थन मूल्य था, उसको देखा था। अब हम लोग जो है खरीफ के न्यूनतम समर्थन मूल्य उसको देख लेते हैं। तो देखिए इसमें बताया गया है कि सर्वाधिक वृद्धि किसमें हुई है, खरीफ में। तो ये हुई है
तिल में, जिसको हम लोग सेसम कहते हैं, तो इसमें वृद्धि हुई है 805 रुपये प्रति क्विंटल। न्यूनतम समर्थन मूल्य में इसके सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। उसके बाद मूंग की वृद्धि हुई है जिसमें है 803 रुपये प्रति क्विंटल। उसके अतिरिक्त देखिए ये जो मूंग है ये दूसरे स्थान पे आता है, मतलब जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है पहले स्थान पे, तो इसमें तिल में सबसे ज़्यादा वृद्धि की गई है। उसके बाद मूंग में सबसे ज़्यादा दूसरे स्थान की इसमें वृद्धि की गई है। अब हम लोग देख लेते हैं जो कौन से एग्रीकल्चर हैं, मतलब जो कौन सी फसलें हैं उनके न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, ये देख लेते हैं। तो देखिए इसमें बताया गया है कि जो धान है, देखिए ध्यान दीजिए इधर दिया हुआ है, तो जो सामान्य धान है उसकी देखिए उसका बताया गया है कि इसमें प्राइस क्या हो जाएगा। तो उसका देखिए जो सामान्य धान होगा उसका तो 22-23 में था 2040 रुपये, अब ये बढ़ा के 23-24 में क्या कर दिया गया है, 2183 रुपये कर दिया गया है। तो अगर वृद्धि देखी जाती है 143 रुपये की वृद्धि हुई है। तो ध्यान दीजिएगा जो सामान्य धान है उसका MSP है 2183। अगर धान जो है वो ग्रेड ए का है तो उसकी देखिए MSP है 2203 रुपये। कितना है, 2203 रुपये। इसमें भी 143 रुपये की वृद्धि हुई है। ज्वार जो हाइब्रिड है उसका अगर देखा जाए MSP तो वो है 3180 रुपये, 210 रुपये की इसमें वृद्धि हुई है। ज्वार माल दांडी देखा जाए तो इसमें वृद्धि, इसका MSP है 3225 रुपये। अगला देख लेते हैं, अगले में है जो बाजरा है, बाजरे का MSP देखा जाए तो ये है 2500 रुपये। रागी का देखा जाए तो 3846 रुपये। मक्का का देखा जाए तो 2090 है। तूर जो अरहर दाल है उसका देखा जाए तो 7000 रुपये प्रति क्विंटल है। इसके अतिरिक्त मूंग का देखा जाए तो मूंग का देखिए ये है 8585 रुपये प्रति क्विंटल। उड़द का देखिए तो 6950 रुपये। मूंगफली का देखा जाए तो 6377 रुपये। सूरजमुखी के जो बीज हैं उनका देखा जाए तो ये 6760 रुपये। सोयाबीन जो पीली वाली है उसका देखा जाए तो ये है 4600 रुपये इसका MSP मूल्य है, मतलब प्रति क्विंटल ये दिए हुए हैं। तिल का देखा जाए तो ये है 8635 रुपये। नाइजर सीड का देखिए तो ये है 7734 रुपये प्रति क्विंटल। तो इतने जो MSP मूल्य दिए हुए थे इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब अगला देख लेते हैं, अगले में दिया हुआ जो कपास है उसका MSP क्या है, तो वो है 6620 रुपये। कपास जो लंबा रेशा वाला है उसका देखें तो 7020 रुपये प्रति क्विंटल इसका है MSP। तो हम लोगों ने खरीफ का भी MSP देख लिया, रबी का पहले देखा ही था। अब हम लोग देख लेते हैं जो बागवानी फसलें हैं उनका उत्पादन कितना कहाँ पे हुआ है, इसके जो डेटा दिए हुए इसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए इसमें बताया गया है कि जो आंकड़े हैं उसके अनुसार बताया गया है 21-22 में कुल 28.04 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में 347.18 मिलियन टन बागवानी उत्पादन होने का अनुमान है। तो इतना अनुमान लगाया गया था। इसके अतिरिक्त देखिए इसमें फलों का उत्पादन बताया गया है, तो फलों का उत्पादन का अनुमान है 107.51 मिलियन टन। इसके अतिरिक्त सब्जियों का उत्पादन देखा जाए तो 209.14 मिलियन टन का ये सब अनुमान व्यक्त किया गया है। अब देख लेते हैं जो सब्जी उत्पादक 5 राज्य कौन कौन से हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। तो देखिए जो सब्जी उत्पादक 5 राज्य हैं, पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश। यहाँ पे इतने क्षेत्रफल में 1350.39 जो क्षेत्रफल है हेक्टेयर में, यहाँ पे इतना सबसे ज़्यादा सब्जी उत्पादन होता है। दूसरे स्थान पर सब्जी उत्पादन में है पश्चिम बंगाल, तीसरे पे है मध्य प्रदेश, चौथे पे बिहार है, पाँचवें पर महाराष्ट्र है। तो ये हो गया सब्जी उत्पादन की बात। अब हम लोग देख लेते हैं जो फल उत्पादन में 5 शीर्ष राज्य हैं उनमें देख लेते हैं। तो देखिए पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश, दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे पर उत्तर प्रदेश, चौथे पर है मध्य प्रदेश, पाँचवां स्थान देखा जाए तो वो है गुजरात का। तो ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर समग्र बागवानी की बात की जाए तो देखिए समग्र बागवानी में सबसे पहले स्थान पर आता है उत्तर प्रदेश, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर पश्चिम बंगाल आता है। समग्र बागवानी की बात की गई थी। अब अगला देखते हैं, अगले में बताया गया है चौथे स्थान पर देखिए तीन तो हम लोगों ने देखा था, चौथे स्थान पर महाराष्ट्र, पाँचवें पर गुजरात। अगर सिर्फ बागवानी की बात की जाए, बागवानी जिसको प्लांटेशन क्रॉप कहते हैं, इसके उत्पादन में देखिए 5 राज्य कौन कौन से हैं। तो पहले स्थान पर इसमें आता है कर्नाटका। तो ध्यान दीजिए पहले कर्नाटका है, दूसरे पर केरल है, तीसरे पर तमिलनाडु है, चौथे पर आंध्र प्रदेश, पाँचवें पर उड़ीसा है। अगला देखिए अगले में कह रहा है फल, सब्जी, मसाला बागान जो है फसलों के 3 अग्रणी उत्पादक राज्य देख लेते हैं। तो देखिए अगर कुल फल की बात की जाए तो कुल फल में पहला स्थान है आंध्र प्रदेश का मिला हुआ है, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा है उत्तर प्रदेश। फलों की बात ये थी। अब केले की बात देखा जाए तो आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर, गुजरात तीसरे स्थान पर। आम की बात करें तो आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर, कर्नाटका तीसरे स्थान पर। अमरूद की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर, आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर। अंगूर की बात करें तो महाराष्ट्र पहले पर है, कर्नाटका दूसरा है, तमिलनाडु तीसरे पर है। अब अगला देख लेते हैं सेब की बात देख लीजिए। तो सेब सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है जम्मू कश्मीर में, दूसरा है हिमाचल, तीसरा है उत्तराखंड। मस्क मेलन जिसको हम लोग तरबूजा खरबूज कहते हैं, इसका उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, फिर आंध्र प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश। पपीता का उत्पादन सबसे ज़्यादा गुजरात में, दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश, तीसरे पर मध्य प्रदेश। कुल फूल की बात की जाए तमिलनाडु में प्रथम स्थान पर है, कर्नाटका सेकंड पे है, थर्ड पे मध्य प्रदेश है। कुल सब्जी की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, पश्चिम दूसरे स्थान पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर। आलू की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पर है और बिहार जो है वो तीसरे स्थान पर है।
अब हम लोग देख लेते हैं जो इसमें और कुछ रिसेंट डेटा दिए उसको देख लेते हैं। उसके बाद जो ये सेक्टर है ये पूरा तरह से कंप्लीट हो जाएगा। जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखिए टमाटर की बात की जाए तो ये पहले स्थान पर है मध्य प्रदेश, दूसरे पर है आंध्र प्रदेश, तीसरे पर कर्नाटका है। प्याज की बात देखी जाए तो महाराष्ट्र पहले स्थान पर, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर, कर्नाटका तीसरे स्थान पर। बैगन की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर, उड़ीसा दूसरे स्थान पर, गुजरात तीसरे स्थान पर। अब इसका जो लास्ट है उसको देख लेते हैं। ये है वैश्विक मिलेट जिसको हम लोग श्री अन्न कहते हैं। ये सम्मेलन कब हुआ है तो 18 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में वैश्विक मोटे अनाज जिसको मिलेट कहते हैं या श्री अन्न भी कहते हैं, इसका सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। तो इसी दौरान देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने श्री अन्न पर स्मारक डाक टिकट व स्मारक सिक्के भी जारी किए हुए हैं। साथ ही भारतीय मोटे अनाज जिसको श्री अन्न कहते हैं स्टार्टअप का संग्रह एवं बुक ऑफ मिलेट्स जो स्टैंडर्ड्स है उसका भी विमोचन किया गया है। अगला देखिए अगले में बताया गया है, इसी पॉइंट कह रहा है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के भारतीय कदन अनुसंधान संस्थान जिसको हम लोग मिलेट्स रिसर्च सेंटर कहते हैं को वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है जो कि कहाँ पे है, जो कि हैदराबाद में है। अब अगला देख लेते हैं मोटे अनाज जो है उनका राज्यवार जो उत्पादन है वो कहाँ पे है कितना। तो देखिए राजस्थान में सबसे ज़्यादा होता है, यहाँ पे होता है 27% मोटे अनाज। इसके बाद देखिए दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र है। देखिए दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है, चौथे पर कर्नाटका है, पाँचवें पर मध्य प्रदेश है। तो ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो सबसे ज़्यादा मोटे अनाज का उत्पादन कहाँ पे हो रहा है, तो ये हो रहा है राजस्थान में। तो इस प्रकार हम लोगों ने जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर दिए थे उसको हम लोगों ने कवर कर लिया। अब इसमें उद्योग से रिलेटेड और कुछ एक आध दो और टॉपिक इसमें बचे हुए हैं, उसके बाद ये कम्प्लीटली कवर हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।